वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार मैथनोदेशक आज आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट 3 है वो समझाऊंगा। इसमें हम जो पदार्थ हैं जैसे चालक, अर्धचालक और कुचालक होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें इंडक्शन, जो सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ईएमएफ जनरेट कैसे होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की। चालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बहुत आसानी से गुजर जाए या जिनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, तो चालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है और जिनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाए। विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया? करंट हो गया। ठीक है, जो करंट है वो आसानी से गुजर जाए। ठीक है, करंट, विद्युत धारा आसानी से गुजर जाए, उन्हें क्या कहेंगे? चालक या फिर सुचालक। क्या कहेंगे? चालक या सुचालक। और इनको ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडक्टर। क्या कहते हैं? कंडक्टर। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल हो गया सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम कि जैसे आपने नाम सुना भी होगा, जैसे पंखा है, कूलर है, इन सब के अंदर वाइंडिंग जो होती है वो किसकी होती है? तांबे की होती है। ठीक है, या फिर कुछ मिस्त्री उनको एल्यूमिनियम की भी करते हैं। तो सोना और चांदी मैंने लिखा, आप तो ये कहोगे कि जी हमने तो सोना चांदी कहीं देखा ही नहीं। आप कह रहे हो इनमें से तार, कंडक्टर है ये, और ये बिजली के उपकरणों में काम होना चाहिए इसका मतलब। तो लेकिन कैसे करें? क्योंकि इनसे तो आभूषण बनाए जाती है, तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, तो इसलिए अत्यधिक ये महंगे होने के कारण इनका यूज नहीं किया जाता, इसीलिए तो कॉपर और तांबे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे अगर बढ़िया सुचालक पूछा जाए आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में कि सबसे बढ़िया सुचालक क्या है, तो चांदी। सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा? चांदी। उसके बाद क्या आएगा? सोना। उसके बाद तांबा। उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। सॉरी, नेक्स्ट देखिए, चालक के बाद है कुचालक। कुचालक को क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अब इससे उल्टा हो जाएगा ये, इंसुलेटर इससे उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा तथा प्रतिरोध तो बहुत ज़्यादा हो गया, और जिनमें से विद्युत धारा बिल्कुल न जाए। विद्युत धारा जो होती है, करंट जो है वो है, विद्युत धारा न गुजरे, बिल्कुल ही न गुजरे, जिसमें से जाए न। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या हो गया? कागज। ठीक है, और इसका क्या हो गया? बेकेलाइट, माइका, रबड़। ये सब जो है एग्जाम्पल हैं किसके? इंसुलेटर के, कि इनमें से विद्युत धारा नहीं जाती है, ये एज ए इंसुलेटर का कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने चालक, सुचालक और कुचालक के बारे में पढ़ दिया, मतलब कंडक्टर और जो इंसुलेटर है। अब एक नाम और आता है इनके बीच में, आता है अर्धचालक। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक उसको कहते हैं इंग्लिश में सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर नाम से पता चल रहा है अर्धचालक, नहीं तो वो कुचालक है, नहीं वो सुचालक है, बीच बीच का है। कहने का मतलब क्या है? इसमें से करंट जो है वो मध्यम रूप से जाता है, मध्यम रूप से करंट जाता है। मतलब करंट गुजरता तो है लेकिन कम मात्रा में जाए, वह क्या होगा? अर्धचालक होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन
जर्मेनियम, ये सब इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको SI, सिलिकॉन को SI बोलते हैं, जर्मेनियम को GE बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके एग्जाम्पल है। एक्चुअल में मैं आपको ये बता दूं, शायद मैंने आपको बताया भी था इससे पहली वीडियो में, कि जो एटम होता है उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इसके यहाँ होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, जिनकी सेल जो होते हैं दो, पहले वाले जो है ऑर्बिट में 2 हो गए, बाद वाले में कितने 2, 8, 18 इस तरह होते हैं। 2n² से जो हम निकालते हैं वो फार्मूला क्या होता है, 2n² होता है, आपको बताया था। ठीक है, तो अब क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जब बाहर वाली जो बच जाता है उसमें जितने कंडक्टर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनके ऊपर ही डिपेंड होता है ये सारा सिस्टम। अगर ये 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा अगर कंडक्टर है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे 4 से ज़्यादा हैं, तो वह क्या कहलाएगा, चालक। ठीक है, अगर 4 से कम हो गए वो क्या हो गया, अचालक। अगर 4 हैं तो वह क्या कहलाएगा, सेमीकंडक्टर। तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड होता है, सारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैटर वाला पदार्थ वाला जो है ये आपको अच्छी तरह टॉपिक समझ में आया है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इंडक्शन की बात करते हैं। इंडक्शन या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरण। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रेरण भी कह दो, या फिर इंग्लिश का नाम है इंडक्शन। क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी आपको परिभाषा लिख के बताता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे वो होती है। तो किसी कॉइल में से, कॉइल को क्या कहते हैं, कुंडली भी कह देते हैं, कुंडलन भी कह देते हैं। ठीक है, तो कुंडलन या फिर कुंडली या फिर कॉइल दोनों एक ही नाम है। किसी कुंडली में से, किसी कॉइल में से जब AC यानी प्रत्यावर्ती धारा होगी ना, तो सीधा AC लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ब्रैकेट में नहीं लिखा। जब AC गुजारी जाती है तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, जिसके कारण कुंडली में फैराडे के नियमानुसार एक विद्युत वाहक बल पैदा होता है। विद्युत वाहक बल पैदा होता है, जिसे या फिर इसे ही इंडक्शन कहते हैं। इसे इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन या प्रेरण कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक्चुअल में। एक कॉइल है ये ऐसी, ठीक है, ये कह रहा है कि इस कॉइल में से जब AC गुजारी जाती है, बात कर रहे हैं AC की, DC की नहीं कर रहे। एक बात अपने दिमाग में बैठा लेना कि कोई भी अगर कुंडली की बात आ जाए, जैसे कॉइल की बात आ जाए, एक तो सीधी वायर होती है, एक तो सीधी तार होती है, उस तार को अगर हम ऐसे लपेट दें तो वह क्या बन गई, कुंडली, कुंडलन या कॉइल, तीनों एक ही नाम है, वह बन जाती है। ठीक है, सीधी तार में से AC DC दोनों काम करते हैं, लेकिन जब कुंडलन बन जाती है तब इसमें DC का प्रभाव नहीं रहता, इसमें AC ही कार्य करती है। ठीक है, तो DC इतना ये सिस्टम नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर पूछ ले कि क्या DC पे इंडक्शन या प्रेरण पैदा किया जाता है, तो नहीं, DC पे इंडक्शन या प्रेरण नहीं होता। ठीक है, तो किस पे होता है, ओनली ऑन जो AC पे होता है। तो जब भी इसमें से AC गुजारेंगे हम, तो इस कुंडली के चारों तरफ, इसके बाहर और इसके अंदर भी और इसके बाहर तक क्या पैदा हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, जिसके कारण इसी कुंडली में फैराडे के नियमानुसार एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। एक EMF जो है
ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी विद्युत वाहक बल, इसी का नाम होता है। ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है। एक ईएमएफ तो हमने इसको दिया है, तभी तो इसमें ये पैदा हुई है, जो एसी दी है, जिसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। लेकिन एक इसके अंदर खुद के अंदर पैदा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे? बैक ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल। समझ में आई ना बात? विरोधी विद्युत वाहक बल या बैक ईएमएफ, ये क्या करेगा? इसी का विरोध भी करेगा। क्यों? जो जिसके कारण पैदा होता है वह उसी का विरोध करता है। यह नियम है लेंज का। लेंज यही कहता है कि जो जिसके कारण पैदा होता है वह उसी का विरोध करता है। ठीक है, तो ये बैक ईएमएफ जो पैदा होगा वो इसका ही विरोध करेगा, ईएमएफ का, जिसके कारण ये इसमें पैदा हुआ है। ठीक है, तो मैं बेसिकली आपको यही बता रहा हूँ कि इंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जब भी किसी कॉइल में से एसी गुजारी जाती है तो उस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है उसके चारों ओर, जिसके कारण फैराडे के नियमानुसार उसमें ही एक विद्युत वाहक बल खुद में पैदा हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। अब इंडक्शन जो है दो तरह के हो गए, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, वो भी मैं आपको दोनों ही बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप, इंडक्शन के बाद हम बात करते हैं एक छोटी सी परिभाषा और, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस जो होता है, प्रेरकता जिसको बोलते हैं, तो इंडक्टेंस क्या होता है कि जब हमने प्रेरण पढ़ा था, तो किसी भी विद्युत परिपथ जो होता है, जो एसी वाला होता है, जो कॉइल वाला होता है, उसमें से जब करंट गुजरता है तो उस करंट में परिवर्तनों में उसके करंट के जो माप उसमें परिवर्तन होता है, और जो करंट के परिवर्तनों का विरोध करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इंडक्टेंस कहेंगे, प्रेरकता कहेंगे। ठीक है, तो किसी एसी परिपथ में किसी एसी परिपथ में विद्युत धारा के परिवर्तनों में जो विरोध करता है उसे ही इंडक्टेंस कहते हैं, उसे प्रेरकता या फिर इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको किससे डिनोट करते हैं हम? इंडक्टेंस को हम जो क्या इसकी इकाई है मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इकाई की। इसकी इकाई होती है हेनरी। क्या होती है? हेनरी, एच। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एल से इसको डिनोट करते हैं। जैसे प्रतिरोध को हमने किससे करते थे? प्रतिरोध को हम आर से करते थे, करंट को हम आई से करते हैं, वोल्टेज को हम वी से करते हैं। उसी तरह इंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे? एल से करेंगे। एल होता है इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है, इंडक्टेंस जो है, वो क्या हो जाएगा? उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एन इंटू में फाई अपॉन आई, ये एल है। ठीक है, आई, और किस में आएगा? ये हेनरी में आएगा। एल की वैल्यू जो है एन मल्टीप्लाई बाई फाई डिवाइडेड बाई आई। यहाँ पे एन क्या है? उस कॉइल की जितनी नंबर ऑफ टर्न है, कितने घुमाव है, जैसे 1 2 3 4 5, 5 घुमाव है तो 5 लिख दो यहाँ। एन क्या हो गई? उस कॉइल के घुमाव। फाई क्या हो गया? इसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है वह क्या हो गया? फाई। और आई क्या हो गया? करंट, जो इसमें से करंट जा रहा है, आई, करंट कितना जा रहा है वह। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वह किस में आएगा? हेनरी में आएगा। इट मीन्स इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये दो तरह के होते हैं, मैंने भी आपको बताया था, एक सेल्फ इंडक्टेंस और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, स्व प्रेरकता, यानी अपने आप प्रेरकता। ठीक है, तो किसी एक कुंडली में एसी के परिवर्तनों में विरोध को
में विरोध को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। क्या होता है कि किसी एक ही कुंडली में उसके द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसी एसी के जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जो विरोध कर रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो कैसे होगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसको हम क्या कहेंगे, बैक ईएमएफ यानी विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, बैक ईएमएफ। तो जो बैक ईएमएफ पैदा होगा उसको हम ई से डिनोट करेंगे। ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, यहाँ पे डी आई अपॉन डी टी क्या है पहले तो ये बता देता हूँ। ये तो हो गया बैक ईएमएफ, समझ में आ गई बात। ये एल क्या हो गया, इसका इंडक्टेंस स्वयं का, खुद का, इसीलिए तो बोल रहा है स्वयं का इंडक्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, डी आई बाई डी टी क्या हो गया, चेंज इन करंट विद टाइम। ये खुद कह रहा है कि एसी अल्टरनेटिव करंट के परिवर्तनों में परिवर्तन हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, उसी का मान है ये कि कैसे ये बदलाव हो रहा है। एक चीज और यहाँ लग जाएगी माइनस। वो क्यों लगेगी, क्योंकि विरोधी विद्युत वाहक बल जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करता है, इसलिए ये माइनस लगाया यहाँ पे। ये माइनस किसके कारण लगता है, ये लगता है लेंज के नियमानुसार, लेंज लॉ। ये भी आप याद रखना जरा, क्योंकि जो जिसके कारण पैदा होता है वह उसी का विरोध करता है, ये कहता है लेंज का नियम, लेंज लॉ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये सेल्फ जो है, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल की। म्यूचुअल में क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक कुंडलन हो जाएगी। ठीक है, तो जब दो कुंडलियों द्वारा म्यूचुअल में दो कुंडलियाँ आ गई, कुंडलियों द्वारा एसी के परिवर्तनों में विरोध होता हो तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, एम से। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। और इसकी इकाई भी क्या होगी, जो पहले वाली की थी, हेनरी। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, L1 और L2 जो दो कुंडलियां हैं, इन दोनों के अंदर जो आपस में जो परिवर्तनों में विरोध हो रहा है उसको हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे। तो इसमें मान लीजिए इसमें L1 पैदा हुआ है, इसमें L2 पैदा हुआ, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और ऊपर में अंडर रूट, ये जो निकलेगा वो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला। इससे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं और इसकी इकाई हेनरी होती है। जो भी इसकी आंसर आएगा इसका वो किस में आएगा, हेनरी में। और हेनरी से भी छोटी इकाई क्या होती है, मिनी हेनरी या फिर हेनरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।